अगली सुबह जब दिन निकला तो हम बहुत सावधानी से उस मरे हुए जानवर के पास गए और यह देखकर निराश हुए कि तेंदुआ वापस वहाँ नहीं आया था। हमें पूरा यकीन था कि वह लौटेगा, क्योंकि पिछली शाम वह हम में से किसी को भी मार नहीं पाया था। दिन में जब भी बॉस्टन उस दफ्तर के कुछ काम में लगा था जो उसे भेजा गया था, मैंने राइफल उठाई और यह देखने निकल पड़ा कि क्या मुझे तेंदुआ दिखाई देता है और मैं उस पर गोली चला सकता हूँ। सख्त ज़मीन और चीड़ की सूखी सुइयों से ढकी ज़मीन पर पैरों के निशान देखना नामुमकिन था, इसलिए मैं पहाड़ी के उस हिस्से पर चला गया जिसके पार गांव वालों ने बताया था कि घना जंगल है। यहाँ ज़मीन चलने के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि घने झाड़ियों के जंगल के अलावा जिसमें घुसना संभव नहीं था, एक के बाद एक चट्टानी खड़ी दीवारें थी जिन पर इंसान के लिए पैर टिकाना असंभव था। इस क्षेत्र में शिकार की संख्या हैरान करने वाली थी और पगडंडी पर जो इसे काटती थी, मुझे काकड़, घुरल, सुअर और एक अकेले सिरों के पैरों के निशान मिले। तेंदुए के कुछ पुरानी घरोंचों को छोड़कर कोई और निशान मुझे नहीं मिला। जिन ट्रैप जो पिछले दिन रुद्रप्रयाग से भेजा गया था, हमारे दोपहर का खाना खाते समय पहुंच गया और शाम होते ही हम उसे उस खुली जगह पर ले गए और उसे लगाकर शिकार को साइनाइड से जहर दिया। ना तो मुझे जहर का कोई अनुभव था और ना ही बॉस्टन को, लेकिन नैनीताल से निकलने से पहले एक डॉक्टर मित्र से बातचीत में मैंने बताया था कि सरकार चाहती है कि मैं आदमखोर को मारने का हर तरीका आजमाऊं, पर जहर आजमाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड बताते थे कि तेंदुआ उस पर भी फलता फूलता है। जब मैंने उसे बताया कि अब तक कौन कौन से जहर आजमाए गए हैं, तो उसने मुझे साइनाइड इस्तेमाल करने की सलाह दी और कहा कि यह बिल्ली की जाति के लिए सबसे असरदार है। मैंने यह जानकारी बॉस्टन को बता दी थी और कुछ दिन पहले ही इस जहर की सप्लाई आ गई थी। साथ ही कैप्सूल भी थे जिनमें इसे भरकर इस्तेमाल करना था। इनमें से कुछ कैप्सूल हमने उस मरे जानवर के उन्हीं हिस्सों में डाल दिए जहाँ तेंदुआ पहले खा चुका था। पूरा यकीन था मुझे कि तेंदुआ दूसरी रात उस शिकार पर लौटेगा, क्योंकि उसने पिछली शाम हमें पेड़ पर देख लिया था। इसलिए हमने तय किया कि हम उस रात पेड़ पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उसे जिन ट्रैप और जहर पर छोड़ देंगे। एक बड़े चीड़ के पेड़ में जो पगडंडी के पास था, हमने एक मचान बनाया, उसे घास फूस से बिछाया और रात का खाना खाने के बाद ये बॉस्टन ने ब्लू फ्लेम स्टोव पर बनाया था, हम उस पर चढ़ गए। आरामदायक मचान पर हम सीधे लेट सकते थे और बातें कर सकते थे व धूम्रपान कर सकते थे, क्योंकि वहाँ होने का हमारा एकमात्र कारण यह था कि शिकार की दिशा से कोई आवाज़ सुनाई दे। हम बारी बारी से जागते और सोते रहे, इस उम्मीद में कि अगर तेंदुआ गलती से फंस जाए तो उसकी गुस्से भरी दहाड़ सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ कोई पगडंडी नहीं थी जिससे उसे जाल तक लाया जा सके। पूरी रात में केवल एक बार एक काकड़ भौंका, लेकिन उस दिशा में नहीं जहाँ से हमें तेंदुए के आने की उम्मीद थी। अगली सुबह जब पहली किरण फूटी, हम पेड़ से नीचे उतरे और चाय बनाकर पीने के बाद शिकार को देखने गए। वह वैसे ही पड़ा था जैसे हमने छोड़ा था। बॉस्टन ने जल्दी नाश्ता करने के बाद रुद्रप्रयाग की ओर रुख किया। मैं अपना सामान बांध रहा था और गांव वालों से आखिरी बातचीत कर रहा था, ताकि अपनी 15 दिन की यात्रा नैनीताल की ओर शुरू कर सकूं। तभी कुछ आदमी आए और बताया कि 4 मील दूर एक गांव में तेंदुए ने एक गाय को मार डाला है। उनका शक था कि यह काम आदमखोर ने किया है, क्योंकि पिछली रात जिस रात तेंदुआ हमें पेड़ से बरामदे तक पीछा कर रहा था, उसने आधी रात को प्रधान के घर का दरवाज़ा तोड़ने की ज़ोरदार कोशिश की थी। अगले दिन शाम को उसी प्रधान के घर से 300 गज दूर जंगल में गाय को मार दिया गया था। इन आदमियों के ज़ोरदार आग्रह पर मैंने नैनीताल जाने की योजना टाल दी और उसके गांवों के साथ चल पड़ा, जिन ट्रैप और जहर साथ लेता हुआ। प्रधान का घर एक छोटी सी ऊंचाई पर था जो खेती की ज़मीन से घिरा था। वहाँ पहुँचने वाली पगडंडी कुछ दूर तक नरम और दलदली ज़मीन से गुजरती थी। यहाँ मुझे आदमखोर के पैरों के निशान मिले। प्रधान ने मुझे घाटी से आते देख लिया था और मेरे लिए ताज़े दूध में बनी
और गुड़ से मीठी की गई गर्मा गर्म चाय का इंतज़ाम कर दिया था। जब मैं यह गाढ़ी और मीठी चाय उसके आंगन में पी रहा था, घुरल की खाल से बने मोड़े पर बैठा हुआ उसने मेरा ध्यान दरवाजे की हालत की ओर दिलाया। 2 रात पहले तेंदुए ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, और अगर घर में छत की मरम्मत के लिए रखी कुछ लकड़ी ना होती जिससे दरवाजे को अंदर से सहारा दिया गया था, तो वह दरवाज़ा निश्चित ही टूट गया होता। प्रधान बूढ़ा था और गठिया से पीड़ित था, इसलिए उसने अपने बेटे को मेरे साथ भेजा ताकि वह मुझे मरी हुई गाय दिखा सके, जबकि वह अपने घर में मेरे और मेरे आदमियों के लिए जगह बना रहा था। मैंने शिकार देखा, एक जवान गाय बहुत अच्छी हालत में, जो मवेशियों की पगडंडी से ज़रा ऊपर सपाट ज़मीन पर पड़ी थी, जो जिन ट्रैप लगाने के लिए आदर्श जगह थी। उसकी पीठ जंगली गुलाब की झाड़ियों से लगी हुई थी और उसके खुर पर 1 फुट ऊंचाई वाले किनारे से लगे थे। तेंदुआ खाते समय उस किनारे पर बैठा था और अपने आगे के पंजे गाय की टांगों के बीच रखे थे। गाय की टांगों के बीच की मिट्टी हटाकर और उसे दूर फेंककर मैंने उसी जगह पर जिन ट्रैप लगाया जहाँ तेंदुए ने अपने पंजे रखे थे, और उसे बड़ी हरी पत्तियों से ढक दिया। उन पर मिट्टी की परत डालने के बाद सूखे पत्ते, लकड़ी की टहनियाँ और हड्डियों के टुकड़े उसी स्थिति में वापस रख दिए जहाँ मैंने उन्हें पाया था। 100 में से कोई एक भी आदमी यह नहीं समझ सकता था कि ज़मीन को छेड़ा भी गया है और वहाँ घातक जाल लगाया गया है। अपनी तैयारी पूरी कर मैं वापस लौटा और एक पेड़ पर चढ़ गया जो शिकार और प्रधान के घर के बीच में था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं जाल तक जल्दी पहुँच सकूँ। सूर्यास्त से पहले जब जोड़ी खलीस तीतर और उनके 5 बच्चे, जिन्हें मैं कुछ समय से देख रहा था, अचानक डरकर पहाड़ी से नीचे भागे। कुछ सेकंड बाद एक काकड़ मेरी ओर दौड़ता हुआ आया और थोड़ी देर मेरे पेड़ के नीचे भौंकने के बाद चुपके से ऊपर पहाड़ी पर चला गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और जब पेड़ों की छाया में अंधेरा इतना हो गया कि मैं अपनी राइफल की नली से देख नहीं पा रहा था, तो मैं पेड़ से उतरा और रबर के जूते पहनकर धीरे धीरे गांव की ओर चला गया। प्रधान के गज से 100 गज दूर रास्ता एक खुली जगह से गुजरता था, जो 30 गज लंबी और 20 गज चौड़ी थी। उस खुली जगह के ऊपर की ओर पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान थी। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। मैंने स्थिति का फ़ायदा उठाने का निश्चय किया और रास्ता छोड़कर नरम और गीली ज़मीन पर 2 लंबे कदम रखकर उस चट्टान के पीछे लेट गया, सिर्फ एक आंख शिकार की दिशा में निकाल कर। मैं 10 मिनट तक गीली ज़मीन पर लेटा रहा। जब रोशनी लगभग पूरी तरह जा चुकी थी, तो मैंने फिर रास्ता पकड़ा और पूरी सावधानी बरतते हुए प्रधान के घर तक पहुंचा। रात में एक बार प्रधान ने मुझे गहरी नींद से उठाया और बताया कि उसने तेंदुए को दरवाज़ा खरोंचते हुए सुना है। अगली सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो वहाँ धूल में आदमखोर के पैरों के निशान थे। इन निशानों को मैं वापस उसी खुली जगह तक ले गया जहाँ मैंने पाया कि तेंदुए ने ठीक वही किया था जो मैंने पिछली शाम किया था। उसने रास्ता छोड़ा, नरम ज़मीन पर से होते हुए चट्टान तक गया और फिर रास्ते पर लौटकर मेरा पीछा करते हुए घर तक पहुंचा, जिसके चारों ओर उसने कई चक्कर लगाए। घर से निकलकर तेंदुआ फिर उसी रास्ते पर वापस गया, और जब मैंने उसके निशान शिकार की ओर देखे तो मेरी उम्मीदें बढ़ गई, क्योंकि तब तक मैंने पूरी तरह महसूस नहीं किया था कि एक आदमखोर तेंदुआ इंसानों के इतने नज़दीक रहने के 8 सालों में कितनी चालाकी सीख सकता है। ऊंचाई से रास्ता छोड़कर मैं पास गया और दूर से देखा कि शिकार गायब हो चुका था, और ज़मीन जहाँ जाल दबाया गया था 2 पंजों के निशान छोड़कर बिल्कुल ठीक थी। तेंदुआ, जैसे उसने पिछली रात किया था, उस 1 फुट ऊंचाई वाले किनारे पर बैठा था और अपने पंजे गाय की टांगों के बीच रखे थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें चौड़ा फैलाया था और सीधे ट्रैप के लीवर पर रख दिया था। अगर वे दबते तो लोहे के बड़े जबड़े बंद हो जाते।
वहाँ सुरक्षित होकर उसने अपना भोजन किया। खाने के बाद वह सपाट ज़मीन को गोलाई में घूमा, गाय को सिर से पकड़कर गुलाब की झाड़ियों से खींचा और नीचे ढलान पर लुढ़का दिया। 50 गज नीचे वह एक बलूत के पेड़ से अटक गई। अपने रात के काम से संतुष्ट होकर तेंदुआ मवेशियों की पगडंडी पर चला गया। 1 मील तक उसके पैरों के निशान मिलते रहे, फिर कड़ी ज़मीन पर खो गए। अब तेंदुए के उस शिकार पर लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी यह सोचकर कि पिछली रात मैंने जहर नहीं डाला था, अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए मैंने गाय के शव में साइनाइड की अच्छी खुराक भर दी। सच कहूँ तो मुझे जहर इस्तेमाल करने का ख्याल तब भी नापसंद था और अब भी है। सुबह जब मैं शिकार देखने गया तो पाया कि गाय का वही हिस्सा खाया गया था जिसमें मैंने जहर भरा था। मुझे पूरा यकीन था कि यह जहर किसी और तेंदुए ने खा लिया था जो यूं ही शिकार पर आ गया था, ना कि उस आदमखोर ने। इसलिए गांव लौटकर मैंने प्रधान से कहा कि मैं इस तेंदुए को ढूंढने के लिए नहीं रुकूंगा, लेकिन जो भी इसे पाएगा और इसकी खाल पटवारी को देगा उसे मैं 100 रुपये दूंगा। 1 महीने बाद यह इनाम लिया गया और पटवारी ने एक तेंदुए की खाल जो कई दिन से मरा हुआ था दफना दी। मेरे आदमियों ने जल्दी ही सामान बांध लिया और दोपहर बाद हम सब नैनीताल की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब हम एक संकरी पगडंडी से छठवा पीपल पुल की ओर जा रहे थे तो एक बड़ा धामिन यानी चूहा सांप आराम से रास्ता पार करता हुआ निकल गया। मैं खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था। तभी मेरे पीछे चल रहे माधो सिंह ने कहा, वही बुरी आत्मा जा रही है जिसने आपकी नाकामी कराई। मेरा गढ़वाल को आदमखोर की दया पर छोड़ देना शायद आपको निर्मम लगे, मुझे भी लगा। और अखबारों में इसकी बहुत आलोचना हुई क्योंकि उस समय तेंदुआ रोज़ाना भारतीय अखबारों में खबर बन रहा था। सफाई में मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत कठिन और थकाने वाला प्रयास हमेशा जारी नहीं रखा जा सकता। गढ़वाल में मैंने जितने हफ्ते बिताए उन दिनों में हर रोज़ 24 घंटे मुझे काम में लगे रहते थे। रात भर पेड़ पर बैठने के बाद अगले दिन मैं मीलों मील चलता था और दूर दराज गांव तक जाता जहां से खबर आती कि तेंदुए ने हमला किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। कई उज्जली चांदनी रातों में असुविधाजनक स्थिति में बैठकर मैं शारीरिक सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच गया। जहां बैठा होता वहां तेंदुआ आसानी से मुझे पकड़ सकता था, लेकिन मेरी आंखें खुली नहीं रहती। मैंने घंटों उन्हीं रास्तों पर चला जो मेरे और तेंदुए दोनों के लिए खुले थे, और हर चाल आजमाई जिससे मैं अपने दुश्मन को मात दे सकूं। पर वह आदमखोर या तो उम्मीद से ज़्यादा किस्मत वाला था या फिर शैतानी चालाकी से मेरी गोली से बचता था। क्योंकि जब सुबह मैं अपने कदमों के निशान देखता तो पाता कि वह रात भर मेरा करीबी पीछा करता रहा था। यह जानना कि रात को चाहे चांदनी कितनी भी उज्जली हो, आदमखोर आपका पीछा कर रहा है और शिकार करने के इरादे से है, इंसान को बहुत डराने वाली हीन भावना देता है। और बार बार ऐसा होने पर भी यह डर कम नहीं होता। मानसिक और शारीरिक रूप से मैं थक चुका था, इसलिए मेरा रुद्रप्रयाग में और ज़्यादा रहना गढ़वाल के लोगों के किसी काम का नहीं होता, बल्कि शायद मेरी अपनी जान ले लेता। मुझे पता था कि मेरा यह आत्म लगाया गया काम छोड़ना प्रेस में बहुत बुरी तरह से आलोचित होगा, लेकिन यह भी जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वह सही है। इसलिए मैं अपने दूर बसे घर की ओर धीरे धीरे बढ़ता गया, गढ़वाल के लोगों को भरोसा दिलाकर कि जैसे ही संभव होगा मैं उनकी मदद के लिए वापस लौटूंगा।